नाज़रीन, पहले ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले जो सवाल पूछा गया था वो ये था, 2012 में खातून यहाँ पर आती हैं एज ए डिपेंडेंट, 6 महीने का उनके पास वीज़ा था। अगर तो उन्होंने 6 महीने का वीज़ा ख़त्म होने से पहले ही असाइलम अप्लाई कर दिया होता तो मैं कुछ और जवाब देता, लेकिन उन्होंने वो 6 महीने ख़त्म होने से पहले अपनी एक्सटेंशन की एप्लीकेशन दी, एक्सटेंशन उनकी रिफ्यूज़ हुई और उनको अपील का राइट मिला। अब बात आती है कि जी क्या उस अपील का राइट जो उनको मिला उसमें वो 14 दिन का जो टाइम होता है, उस 14 दिन के अंदर अंदर उन्होंने असाइलम कर दिया या नहीं। अगर तो उसी 14 दिन के अंदर उन्होंने असाइलम कर दिया और असाइलम उनका एक्सेप्ट हो गया और उनको रेफ्यूजी स्टेटस मिल गया 5 साल का, तो फिर तो उनका सारा टाइम ठीक गुजर रहा है। और फिर ये है कि जब उनको इंडेफिनेटली मिलती है उसके 1 साल के बाद वो नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे उनकी गैप आ जाता है बीच में, यानी उनको असाइलम उनका जो पहली एप्लीकेशन थी वो रिफ्यूज़ हुई, उसके रिफ्यूज़ होने के बाद अपील का राइट मिला, उन्होंने अपील नहीं की आगे से और फिर काफ़ी वक्त गुजर गया, 28 दिन से ज़्यादा का टाइम गुजर गया और उसके बाद किसी वक्त पे जाके किसी स्टेज पे जाके उन्होंने असाइलम किया, तो फिर जो उससे पहले वाला टाइम है उनका वो सारा लीगल काउंट नहीं होगा। सो जहाँ पे उन्होंने असाइलम किया वहाँ से उनका टाइम काउंट होना शुरू होता है। अब जब वो अप्लाई करती हैं 2018 में जाके इंडेफिनिट लीव के लिए और 2019 में जाके उनके 1 साल भी गुजर जाता है इंडेफिनिट लीव के बाद, तो 2019 से वापस पीछे 2009 तक देखा जाएगा कि क्या उन पिछले 10 सालों में कहीं पे भी वो ओवरस्टे हुई। अगर उन 10 सालों के अंदर चाहे उन्होंने वो पूरे 10 साल यहाँ पे नहीं गुजारे, उसमें से उन्होंने 8 साल गुजारे यहाँ, क्या उन 8 सालों में कहीं पे वो ओवरस्टे हुई, तो अगर वहाँ पे कोई गैप था तो उसकी वजह से उनको नेशनलाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपसे अब ये कहूँगा, जवाब तो मैंने आपको हुजूर बना के दे दिया, कुछ ना कुछ पका के आपके सामने पेश कर दिया, लेकिन आप वो कर रहे हैं कि वो मुसीबत की पोटली ओ दूर चली जा रही है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, तू इधर आ मेरे सर पे बैठा के, मैंने अपने ऊपर अभी टेंशन रखनी है। भाई अभी आपके पास बहुत देर पड़ी है, कानून में क्या क्या चेंजेस आती हैं, कितना कुछ बदलना है, अभी आप उसमें कहीं सोच भी नहीं सकते। अगर हम बहुत भी जल्दी सोचे तो आपकी वाइफ की नेचुरलाइजेशन कहीं जाके ड्यू होगी इन 2019, जिसको अभी भी 3 साल से ज़्यादा का अरसा पड़ा है। सो भाई अभी प्लीज़ टेंशन लेनी बंद करें, अभी आपको कोई क्यूरियस होने की ज़रूरत नहीं है। क्यूरियस तब होता है बंदा कि अगर आपको पता हो कि यही कानून आज से 3 साल बाद भी होगा। मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि कल को ये कानून होगा कि नहीं होगा। सो इसलिए अभी उसकी फिक्र मत कीजिए, जब आप उस वक्त पे पहुंचेंगे तब जाके देखिएगा कि आपने क्या करना है। आप गुजरे हुए वक्त को तो बदल नहीं सकते, आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं, आगे की तैयारी आप उसी तरह लेके चलेंगे जो आज का कानून है। आज ही कानून के मुताबिक जो बात थी वो मैंने आपको बता दी, 3 साल के बाद क्या होगा मैं नहीं कह सकता। और जी अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई, मेरा नाम भी अली है जी। मैंने आपसे पूछना था, मैं आया था आज से 10 साल पहले स्टूडेंट बेस पे और मेरे 3 मंथ ना रहते थे 10 साल पूरे होने में, तो मैंने ना ह्यूमन राइट्स की टाइम एप्लीकेशन डाल दी, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दी। उसके बाद उन्होंने ना मुझे अपील का राइट दिया था, तो मैंने अपील कर दी। अभी हियरिंग की डेट ही नहीं आई थी, मेरा टाइम पूरा हो गया, तो मैंने एप्लीकेशन डाल दी इंडेफिनिट के लिए। ठीक। तो उन्होंने ना 4 माह के बाद ना मेरी एप्लीकेशन वापस भेज दी और फीस भी वापस कर दी और कहा कि आपकी पहले एप्लीकेशन पेंडिंग का, तो आप नई एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। 3C। तो मेरी हियरिंग डेट आ गई, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अपील जो है वो विड्रॉ करनी चाहिए या क्या करना चाहिए? भाई अपनी अपील विड्रॉ करें और नई एप्लीकेशन डालें इंडेफिनिट लीव के लिए, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात तो नहीं है। सर उसमें गैप तो नहीं आ जाएगा? नहीं जी, कोई गैप नहीं आएगा, बिकॉज अगर आप अपील अपनी विड्रॉ करते हैं और उसके 28 दिन के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन डाल देते हैं तो यू आर फाइन, बिकॉज आपका वो सारा टाइम जो सेक्शन 3C का चलता आ रहा है वो आपको लीगली लेके चल रहा है ना। अब आप नई एप्लीकेशन डालते हैं, नई एप्लीकेशन डाल के साथ ही आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेते हैं, जो आपकी अपील चल रही है उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो सर क्या सेम डे डालना पड़ेगा या कुछ टाइम होता है? जी सेम डे कर लीजिए, सेम थिंग, नो प्रॉब्लम। एक तरफ आपका पोस्ट जाएगी आपकी नई एप्लीकेशन की, दूसरी तरफ पोस्ट जाएगी आपकी ट्राइब्यूनल सर्विसेज को। सो नो प्रॉब्लम विद दैट, दोनों चीज़ें चल सकती हैं। ओके उसको उस तरह से कर लीजिए। अपनी एप्लीकेशन आप या तो आप वेरिएशन कर सकते हैं, दूसरी चीज़ आपकी दूसरा तरीका ये होता है कि आपकी अपील चल रही है, आप अपने सारे ग्राउंड्स लगा के कि जी मेरे 10 साल लीगली कंप्लीट हो गए हैं, वो आप भेज दीजिए कोर्ट को और उनसे और होम ऑफिस को और उनसे कहें कि जी उसको कंसिडर करें। हो सकता है होम ऑफिस अपना डिसीजन वापस ले ले और कहे कि अच्छा जी हम आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं। ये अब टेक्निकलिटीज़ वाली बात है, ये आपकी खुद करने वाली नहीं है। सो मैंने आपको बोल तो दिया कि क्या करना है, अब इसको प्लीज़ खुद करने की बात वही है कि आप इंटरनेट पे अभी गूगल सर्च करें कि जी हाउ टू डू हार्ट सर्जरी और फिर आप वो छुरी कांटा पकड़ के अपनी हार्ट सर्जरी शुरू कर दें कि जी मैंने गूगल पे पढ़ लिया था। इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपका एक्सपीरियंस होता है, एक आपकी सेंस होती है एक चीज़ की काम करने की। अब मैं एक काम कर रहा होता हूँ, मैं एक एप्लीकेशन कर रहा होता हूँ, तो मेरे दिमाग में एक छठी हिस्स आ जाती है कि ये चीज़ ठीक है कि नहीं है।
चाहे लिखा हुआ कुछ और होता है, लेकिन उसको करते हुए आपके एक्सपीरियंस से, आपके काम करने के तरीके से आपको एक अंदाज़ा हो जाता है। सो मैं नहीं आपको कहूँगा कि आप इसको खुद कीजिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है, किसी वकील के हाथ में दीजिएगा और उसको कर लीजिए। आपको अपील का इंतजार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उससे पहले आपकी एप्लीकेशन डल जानी चाहिए। अगर आपने पहले किसी वकील के थ्रू एप्लीकेशन डाली होती तो अभी तक का जो टाइम आपने वेस्ट किया वो भी ना वेस्ट हुआ होता। जिस तरह से आपने मुझे बताया कि जी मेरी अपील चल रही थी, अभी हियरिंग डेट नहीं आई थी, तो मैंने नई एप्लीकेशन डाल दी। उसी वक्त मेरे दिमाग में आया कि सेक्शन 3C और सेक्शन 4 जो है वो यही कहते हैं कि आपकी अगर एक एप्लीकेशन चल रही है तो आप नई एप्लीकेशन उस दौरान नहीं डाल सकते। सो आपकी तो अपील चल रही थी, दूसरी एप्लीकेशन कैसे डाल दी? और उसको रिजेक्ट भी फ़ौरन नहीं करते, उसको 4-5 महीने बाद रिजेक्ट करते हैं। शुक्र करें अभी आपको कोई नुकसान नहीं हुआ उसमें, आप अभी भी संभाल सकते हैं। सो किसी वकील से रब्ता करें ताकि अपने इस मुश्किल काम को ठीक कर लें आप। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, मैंने पूछा था, मैं डिस्कशनरी लीव पे हूँ और मैंने ये पूछना था कि डिस्कशनरी लीव पे क्या मैं स्पाउस वीज़े पे जा सकता हूँ? मैंने एक सिस्टर से यहाँ पूछा तो वो कह रहे हैं कि आप स्विच कर सकते हैं अगर आप 5 साल पे जाना चाहते हैं बजाय के 10 साल वाले रूट पे। अच्छा, तो आप मैंने ये पूछना था इसके लिए, जो अगर मैं जा सकता हूँ तो यानी कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप काउंटर पे जा सकते हैं, 1 डे सर्विस और आपको वीज़ा मिलने के चांसेस है। अच्छा और अगर ये हो सकता है तो जो ये 18,600 जो इनकम है ये जी। कंटिन्यूसली एवरी ईयर होनी चाहिए, या आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं 6 महीने हो उसके बाद कम भी हो जाए, और जब दोबारा आप एक्सटेंशन में जाएं तो दोबारा आप 5 से 7-8 महीने जो है वो शो करें और फिर आप वीज़ा ले लें? क्या ऐसे हो सकता है कि आपको कंटिन्यूसली जो 18-19 हज़ार जो है वो आपको 5 साल शो करनी पड़ेगी? और इंडेफिनेट पे क्या वो पिछले पूरे 5 साल देखते हैं कि ये नहीं देखते? और ये पूछना था। और दूसरा ये पूछना था कि अब मैं जिस तरह बच्चे अगर 7 साल के हो जाएं तो 7 साल के होने के बाद क्या मैं इंडेफिनेट अप्लाई कर सकता हूँ उनकी बेसिस पे कि फिर भी मुझे वो दोबारा 10 साल वाले रूट पे रखेंगे? सर आपका नाम क्या है आपने बताया? जी, उमैर। जी उमैर। उमैर साहब गौर से सुनिएगा। आपकी बातें सुन के लग रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को मिला जुला के ना तो बहुत सारी खिचड़ी बनाई हुई है। आपकी बहुत सारी चीज़ें बीच में अभी गलत चल रही हैं सर। पहली बात तो मैं आपके वकील साहब के साथ इत्तेफाक नहीं करता कि अगर आपके पास डिस्क्रेशनरी लीव है तो आप यहाँ पे जाके काउंटर पे जाके 5 साल की रूट के ऊपर डाल सकते हैं अपने आपको स्पाउस वीज़ा के ऊपर। उसके साथ मैं एग्री नहीं करता। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आपके पास डिस्क्रेशनरी लीव है तो आप यहाँ से उसको स्विच नहीं कर सकते, फिर आपको वापस अपनी कंट्री जाना पड़ता है। वहाँ से जाके आप अगर स्विच करके आना चाहें तो वहाँ से आप जाके स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको वहाँ जाके किसी वजह से खुदा न खास्ता उन्होंने रिफ्यूज़ भी कर दिया, डिस्क्रेशनरी लीव आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आप उसके ऊपर वापस ट्रैवल कर सकते हैं और अपनी अपील को यहीं से फाइट कर सकते हैं। तो उसमें आपको वहाँ फंसने की ज़रूरत नहीं होती। एक तो ये बात। सो मैं इस चीज़ के साथ इत्तेफाक नहीं करता कि आपका यहाँ पे विंडो सर्विस पे जाके या प्रीमियम सर्विस के ऊपर जाके आप उसको अपने 10 ईयर्स की रूट को चेंज करके 5 ईयर्स की रूट पे डाल सकते हैं। वरना व्हाट्स द ब्लडी पॉइंट कि आप जा रहे हो उसके ऊपर 10 ईयर्स की रूट पे और आपको वो वीज़ा दिया गया। मुझे वो चीज़ ठीक नहीं लगती। नंबर 2, लेट्स अस्यूम कि हम ये कहते हैं कि जी आपने यहाँ से अप्लाई करना है, कि आपने अपनी कंट्री से जाके अप्लाई करना है, जहाँ से भी अप्लाई करना है, जो आपकी 18,600 की इनकम है वो आपने दिखानी है। कानून क्या है? कानून ये है कि आप अपने स्पाउस को, अपने डिपेंडेंट को लुक आफ्टर कर सकते हैं। सो आपकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो 18,600 से ऊपर होनी चाहिए एक बंदे को यहाँ पे स्पॉन्सर करने के लिए। अब आपने ये पूछा कि जी 5 साल के बाद क्या वो देखते हैं कि नहीं, क्या आपने पूरे 5 साल क्या किया? भाई 2012 में तो कानून बना है, अभी तो उसको 5 साल गुजरे ही नहीं, अभी तक तो किसी को स्पाउस वीज़ा पे इंडेफिनेटली मिली ही नहीं नए कानून के अंदर। सो उसके ऊपर तो अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते, ना मेरे एक्सपीरियंस में ऐसी कोई चीज़ हो सकती है अभी। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये, हमेशा बेहतर चीज़ यही होती है कि आप पूरा 18,600 को पूरा अपना मेनटेन करते रहें ताकि कोई शक वाली बात ही ना रहे। हाँ ठीक है, अगर आप मेंटेन नहीं भी करते, आपने 6 महीने के लिए उसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा किया, आप कह सकते हैं कि भाई कानून 6 महीने की रिक्वायरमेंट मांगते हैं तो मुझे सारा 5 साल करने की क्या ज़रूरत है। आप वो भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। मेरी पोजीशन हमेशा बेहतर यही होती है कि आप ऐसी चीज़ करें जिस पे अगला बंदा आर्ग्यू कर ही ना सके आपके साथ। लेकिन अगर आप वो 18,600 मेंटेन नहीं कर सकते थ्रू आउट द 5 ईयर्स या 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो फिर आप यही कीजिएगा कि आप पहले 6 महीने जो लास्ट 6 मंथ्स होते हैं उसके अंदर तो अपनी इनकम मेंटेन करें, ताकि आप कानूनी तौर पे आर्ग्यूमेंट ये तो दे सकें कि भाई आपका अपना कानून सिर्फ 6 महीने का एविडेंस मांगता है। सो वो मैं 6 महीने का एविडेंस आपको दे रहा हूँ। लेकिन मेरे नज़दीक बेहतर ये होगा कि आप उसको पूरी रिक्वायरमेंट को लेके चलते रहिए।
बाकी आपने और मेरा ख्याल है पूछा बाकी और क्या रिक्वायरमेंट्स है, और तो यही मेन चीज़ है। आपने जब अपनी एक्सटेंशन वगैरह के लिए जाना होगा, जब आप 10 साल की रूट पे जा रहे हैं, अगर आपकी इनकम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तब भी आप 10 साल की रूट पे आगे चल सकते हैं। सो वो मेरा ख्याल है मेन 2 चीज़ें जो आपको समझनी हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो ये एक, मेरा नहीं ख्याल कि आप डिस्क्रिशनरी लीव से यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एंड सेकेंडली मेरा ख्याल है जो आपकी 18,600 की इनकम की रिक्वायरमेंट है उसको आप अगर पूरा मेंटेन करते रहें तो आप 100% सेफ रहते हैं, किसी किस्म का उसमें शक नहीं है। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं रिजवान बात कर रहा हूँ। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि मैंने 7 ईयर बेस के ऊपर मैंने अप्लाई किया था अपना केस, उसमें वो रिफ्यूज हुआ, जुडिशियल रिव्यू में गए, जुडिशियल रिव्यू में के बाद हियरिंग डेट आई। अब वो अनफॉर्चुनेटली इस तरह हुआ कि हियरिंग डेट जो है ना वो मेरे लॉयर को वो कहता है कि लेटर नहीं मिला, कोर्ट कहती है हमने लेटर लिखा है, वो मिस हो गई है। अच्छा। वो तकरीबन 3.5 वीक हो गए हैं, हमें रिटर्न डिसीजन नहीं आया, क्योंकि मैंने 1-2 कंसल्ट करने की कोशिश की है, सर्च भी किया है, तो ये कहते हैं कि 2 से 3 वीक के अंदर डिसीजन आ जाता है। अब 3 वीक्स, मोर देन 3 वीक्स हो गए, डिसीजन नहीं आ रही। मुझे 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक तो मैंने पूछना था कि अगर इस लेवल पे ऊपर हम अपना वकील चेंज करते हैं तो क्या केस हम यहीं से लड़ सकते हैं या दोबारा हमें नई एप्लीकेशन करनी पड़ेगी? और दूसरा ये कि अगर ये अब मिस हो गई है हियरिंग डेट, तो मैं क्या हियरिंग डेट नहीं आएगी या हमें हायर कोर्ट में जाके इसको चैलेंज करना पड़ेगा? ओके, और कुछ? बस यही क्वेश्चन है जी। ओके, चलें। नंबर 1, आप अगर वकील चेंज करना चाहते हैं तो आप वकील किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस स्टेज पे भी अपना लॉयर चेंज करना चाहते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं, आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। बात जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो ये कि क्या आपको नई हियरिंग डेट आएगी या आगे जाएगा। अगर आप डिसीजन का वेट कर रहे हैं जी, सो डिसीजन में क्या होता है, आपका जो जज उस दिन बैठा था कोर्ट में, जहाँ पे आपका हियरिंग, जहाँ आपका केस लिस्टेड था फॉर हियरिंग, उस जज ने सारा दिन फारे तो नहीं बैठ के गुजार देना था वहाँ पे। उसने देखा कि जी आपकी तरफ से कोई नहीं आया, कोई आपकी एक्नॉलेजमेंट नहीं है उस हियरिंग के बारे में, कोई आपकी एडजर्नमेंट की रिक्वेस्ट नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो जज ने तो यही कहना है, फॉर द अपेलेंट नोबडी, नो रिप्रेजेंटेटिव, फॉर द होम ऑफिस, फॉर द रिस्पॉन्डेंट, वो होम ऑफिस का रिप्रेजेंटेटिव कोई ना कोई होगा वहाँ पे। अब होम ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव ने यही कहा होगा कि नहीं जी केस इनका नहीं बनता, आई रिलाई ऑन द रिफ्यूजल लेटर, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आप फैसला कर दें, इनकी तरफ से तो कोई एविडेंस ही नहीं आया। जज ने क्या करना है, उसने कहना है कि जी मुझे कोई एडजर्नमेंट की दरखास्त नहीं डाली गई, मुझे कुछ बताया नहीं गया, कोई इशू नहीं है, सो मेरे नज़दीक इन्होंने अपील अपनी छोड़ दी है और इसके ऊपर उन्होंने कोई और फर्दर एविडेंस नहीं दिया, तो जो मेरे पास एविडेंस मौजूद है मैं उसी के ऊपर फैसला करूंगा। अब वो क्या करेगा कि वो जो होम ऑफिस के पास जो होम ऑफिस का बंडल होता है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आपकी तरफ से कोई बंडल भी नहीं गया होगा, जो होम ऑफिस का बंडल है उसमें आपकी एप्लीकेशन होती है, उसमें आपकी अपील होती है, उसमें रिफ्यूजल लेटर होता है, उनको देख के उसके ऊपर जज फैसला करेगा। अब आप जो इंतजार करें कि जी 2 से 3 हफ्ते के अंदर सब कुछ आ जाता है, ज़रूरी नहीं कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर आए, कभी 6 हफ्ते भी लग जाते हैं, कभी 10-10 हफ्ते भी लग जाते हैं, कई दफ़ा डिलेज हो जाती है। सो इस तरह सांस रोक के इंतजार करने का मुझे फ़ायदा आपका नज़र नहीं आता। मुझे जो चीज़ नज़र आती है वो ये कि अभी जज फैसला कर देगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको रिफ्यूज़ करेगा। जो फैसला आपको आता है आप उसके खिलाफ लीव टू अपील एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि जी ये वजूहात थी जिसकी वजह से मुझे तो हियरिंग का पता ही नहीं चला, मेरे वकील ने मुझे बताया नहीं, ना उनको पता चला। ये सारा कुछ ये वकील की तरफ से लेटर है जो वो कंफर्म करते हैं कि हाँ उनकी तरफ से कुछ मिस हुआ या उनको लेटर नहीं आया या जो कुछ भी था, वो सारा कुछ करके उसकी बेस पे फिर आप लीव टू अपील एप्लीकेशन डालें ताकि आपको अपर ट्राइब्यूनल में मौका मिल जाए अपनी अपील प्रेजेंट करने का। अगर वहाँ पे आपको परमिशन मिल जाती है तो वहाँ पे नए सिरे से आपके केस को सुना जा सकता है अपर ट्राइब्यूनल के जजेस की तरफ से। अगर वो आपके केस को सुन लेंगे तब वो आपके लिए फैसला कर सकते हैं जो कि आपके हक में भी जा सकता है। खासतौर पे जिस तरह मैंने पीडी एंड अदर्स का जिक्र किया, अब आपका अगर एविडेंस अच्छा लगा हुआ होगा तो फिर आप उसकी बेस पे केस को अपने आर्ग्यू कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो ये, नंबर 1 आपने सिर्फ बैठ के ये नहीं सोचना कि अच्छा मुझे नई हियरिंग डेट आ जाएगी। आई डोंट थिंक कि वो आपको हियरिंग डेट देंगे जब तक कि कोई एडजर्नमेंट नहीं होती। अगर तो उन्होंने केस को एडजर्न कर दिया है तो आपको नई हियरिंग डेट आएगी, लेकिन अगर एडजर्न नहीं किया, जज ने ही डिसाइडेड टू गो अहेड, तो फिर आपको वो जो फैसला आएगा जज का, उस फैसले के ऊपर आपको लीव टू अपील डालनी पड़ेगी, फिर जाके आपके लिए कोई बात बनेगी। सो अगर आप वकील चेंज करना चाहते हैं इस स्टेज पे भी तो आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। ठीक है जी नाज़रीन, अब हमारी दूसरी ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अपने सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं, थोड़ी सी देर में दोबारा मिलते हैं।